हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि डेटाबेस सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका था कि डेटाबेस आखिर होता क्या है। डेटाबेस के साथ साथ हमने बात करी थी कि जो दो टाइप के डेटाबेस अपने पास होते हैं, फ्लैट फाइल सिस्टम और जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और साथ साथ में फ्लैट फाइल की जो लिमिटेशंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब आगे के कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें अगर अपन देखें तो आता है अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक डेटाबेस क्या होता है जिसके अंदर हम एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं और इन सभी का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अपने पास होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा। आप अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से जो स्टोर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? डेटाबेस के थ्रू। टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जनरली आप क्या करते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें कंप्यूटर सिस्टम में आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिकली फॉर्म में, आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होती है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि आपका जो डेटा स्टोर होगा वो मैं मान के चल सकता हूं कि सर्वर पर स्टोर हो रहा है और आपके जो यूजर्स हैं वो अपने घर पे, अपने ऑफिस में, कहीं से भी उस जगह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, बुक माई शो। तो बुक माई शो में आप अगर कोई मूवी का टिकट बुक कर रहे हैं तो दोस्तों इस कंप्यूटर से भी इंफॉर्मेशन यहीं जाके स्टोर होगी और इस कंप्यूटर से भी इंफॉर्मेशन यहीं जाके स्टोर होगी। इन केस दोस्तों ये वाला कंप्यूटर यूजर चाहता है ये देखना कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है टिकट्स का, तो वो वापस वहीं से जाकर के इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो जनरली सेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है जिसको एक से ज्यादा यूजर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है। कह सकते हैं कंप्राइजेस ऑफ अ डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या होगा, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होगा और वो आपके इस डेटाबेस को, आपके डेटा की जो टेबल्स हैं, डेटा की टेबल्स के अंदर जो डेटा है, इन सबको मैनेज करने का, इन सबको मेंटेन करने का काम करता है। बेसिकली दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटाबेस को, हमारा डेटाबेस मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेबल्स आपके पास होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स और दोस्तों इन सभी टेबल्स को आपस में मैनेज करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम comprises of database and software that maintains the database and allow you to store। आप स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और पहले से अगर स्टोर करी हुई है तो आप उस रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और आप उस रिकॉर्ड को रिट्रीव भी, यानी कि आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ले भी सकते हैं उस डेटा को इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आप बहुत सारे तरीकों से उस डेटा को ले सकते हैं। दैट मीन्स डेटा को ये, डेटाबेस को ये मैनेज करने का काम करता है कौन? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये बेसिकली दोस्तों एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों अपने पास में, कुछ एग्जांपल है जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एक वर्ड आता है डीबीएमएस, ठीक है, और एक वर्ड आता है RDBMS। अब RDBMS का मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है दो डेटाबेसेस को या फिर एक डेटाबेस के अंदर की जो टेबल्स भी होती है उनको आपस में रिलेशन करवाने का काम कर सकता है। वो फंक्शंस आपको देता है कि आप दो टेबल या दो डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हम अगर बात करेंगे आगे जाते हुए DBMS, तो वो अपने आप में दोस्तों RDBMS ही है। मतलब एक सिंपल DBMS है जिसमें लिंकिंग की फैसिलिटीज ना के बराबर है, वहीं RDBMS में सारी फैसिलिटीज मिलती है
तो आजकल जो भी DBMS सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में RDBMS की कैटेगरी में ही आते हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें सबसे पॉपुलर है दोस्तों आपके पास यहाँ पर ओरेकल। तो ये आप एक लोगो देख सकते हैं ओरेकल का। ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक नाम आता है DB2 डेटाबेस 2 जो कि IBM कंपनी का है। ऐसे ही दोस्तों एक नाम आता है SQL सर्वर। तो SQL सर्वर किसका है आपके पास में? माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी तरीके से आपके पास एक नाम आता है PostgreSQL, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं MySQL। तो हम लोग भी दोस्तों आगे जाते हुए जो यूज करेंगे वो यही है MySQL, ठीक है। इसी टाइप से लिब्रे ऑफिस बेस होता है, शायद आपको याद होगा क्लास 10th में अगर आप पढ़ चुके हैं तो दोस्तों मैं भी इसी को यूज करता हूं। जनरली ज्यादातर स्कूल्स यूज करती है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस को या फिर ओपन ऑफिस बेस को। कुछ स्कूलों में दोस्तों यूज किया जाता है MS एक्सेस को भी। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हमने पढ़ा था डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको याद है तो ठीक है दोस्तों, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको ये सारे टॉपिक्स फिर से बताने वाला हूं। ऐसे ही आपके पास एक नाम आता है साइबेस। तो आप साइबेस को भी यूज कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। हमारे यहाँ पर दोस्तों क्लास 11th में जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सब किसके थ्रू आएंगे? MySQL के थ्रू। तो हमारे कंटेंट जो है वो MySQL के बेस पे ही होने वाले हैं। बाकी ये सारे नाम हैं, अगर आपने कभी पढ़ रखे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे तो कोई बात नहीं, हम आगे फ्यूचर में कभी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अपन इस यहाँ पर या अभी जो अपने क्लास 11th के कंटेंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे MySQL, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं एडवांटेज क्या होते हैं आपके डेटाबेस के। डेटाबेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशनल डेटाबेस ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है दो अलग अलग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, कंटेंट को आपस में लिंकिंग करने के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है डेटाबेस के, ठीक है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो आपके पास है, बेसिकली जो आपके पास DBMS सॉफ्टवेयर जो आपके पास होते हैं वो कम करते हैं डेटा रिडंडेंसी को। दोस्तों याद होगा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, इट मींस डुप्लीकेसी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे, उसके बाद मैंने लिखा था अपना ही नाम। इस स्टूडेंट को IP कौन पढ़ाता है, तो मैंने मेरा नाम लिखा, दूसरे वाले में भी मेरा नाम लिखा, तीसरे वाले में भी मेरा नाम लिखा, और पीरियड थर्ड सब में थर्ड पीरियड में मैं पढ़ाता हूं। तो वो डेटा की डुप्लीकेसी होती जा रही थी, मतलब डेटा बार बार आता जा रहा था। तो अगर आप यहाँ पर डेटाबेस को यूज करते तो जो आपकी डेटा रिडंडेंसी है इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं एक लार्ज लेवल पे, ठीक है। तो कह सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंड आप यहाँ पर डेटा को या डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी डेटा कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डेटा है वो आपका उसकी मल्टीपल कॉपीज अगर आपके पास बनती जा रही है तो उन सभी में आपने चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या आप एक जगह से चेंजेस कर सकते हैं तो वो आपकी सभी कॉपी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट्स। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं डेटाबेस जो फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ डेटा। अगर मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है जिसमें कुछ टेबल्स बनी हुई है दोस्तों, मैं इस फाइल को, इस टेबल को, इस डेटाबेस को शेयर कर सकता हूं अपने दूसरे कलीग्स के साथ, अपने ऑफिस में काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ, या फिर दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकता हूं इस टेबल को, इस डेटाबेस को। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ में इसके अंदर हम लोग कंट्रोल भी देख सकते हैं, जो कि मैंने कहा था फ्लैट फाइल में बहुत इश्यूज थे। मैं चाह रहा था ये इतना डेटा इसको दिखे या ये इतना सारा डेटा इस पर्सन को दिख सके, अलग अलग यूजर के हिसाब से मैं डेटा दिखाना चाह रहा था। जो कंट्रोल वहां नहीं था वो यहां पर आप कर सकते हैं, उसकी कंट्रोलिंग। इसी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं डेटाबेस इन्फोर्स स्टैंडर्ड, मतलब आपके किस फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा जाएगा, वो कॉलम, वो स्टैंडर्ड आप यहाँ पर अगर एक बार बना देंगे, जैसे रोल नंबर में रोल नंबर यानी न्यूमेरिक वैल्यू ही आनी चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर अपन, ठीक है, अपन जैसे DOB लेते हैं तो उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ही आपका डेटा आना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स हम लोग बना सकते हैं। तो वो रूल्स जो है यानी कि वो स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फिर ये इन्फोर्स करता है डेटाबेस। एक फिक्स स्ट्रक्चर में आपका डेटा लेता है जिससे कि आप कोई मिस्टेक यहाँ नहीं कर सके। डेटाबेस कैन एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, आप यहाँ पर
सिक्योरिटी और कंट्रोल दोनों कर सकते हैं। सिक्योरिटी मींस आप यहाँ पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। जिस टाइप का यूजर लॉगिन कर रहा है उस टाइप के यूजर को कंट्रोल मिलेगा, कितना डेटा वो देख भी सकता है। इसी टाइप से डेटाबेस एंश्योर डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड है, अगर आप इसमें थोड़ा चेंजेस भी करते हैं, इसके फॉर्मेट्स में चेंजेस करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो इस डेटाबेस को यूज कर रहा है इसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस होती है। यहाँ अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉफ्टवेयर इजीली उस डेटा को एक्सेस भी कर सकता है। तो ये सारे जो आपके पास है एडवांटेजेस होते हैं डेटाबेस के। इसी टाइप से यहाँ हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, जिस टेबल के अंदर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ एक स्कूल को लेकर के, स्कूल में अगर कुछ स्टूडेंट्स का अगर मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या क्या ले सकता हूँ, कोई कॉलम के नाम, जैसे मैं लिखूंगा रोल नंबर, या फिर मैं ले सकता हूँ यहाँ पर नेम या एड्रेस या फोन नंबर या उसकी ईमेल आईडी या उसका आधार नंबर या उसका ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर उसका रोल नंबर, नेम या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसकी टोटल परसेंटेज, ग्रेड, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ऐसे ही आप बहुत सारी टेबल में अलग अलग टाइप का डेटा ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं कुछ सेक्टर्स बता रहा हूँ, एयरलाइन सेक्टर्स में अगर अपन देखें तो दोस्तों हम लोग एक डेटाबेस जो बनाएंगे एयरलाइंस का, उसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, फ्लाइट की शेड्यूल्स हो सकती है, उसकी कैपेसिटीज क्या है फ्लाइट की, उसका रिजर्वेशन डिटेल्स क्या है, कस्टमर की डिटेल्स क्या है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अगर एयरलाइन के लिए एक डेटाबेस बना रहे हैं तो ऐसे कुछ कॉलम्स हमको चाहिए। मैं बहुत थोड़े से बता पा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इससे भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन लेनी होती है। लाइक ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी अकाउंट डिटेल्स क्या है, उसका पेमेंट्स क्या है, उसके डिपॉजिट्स क्या है, उसका लोन क्या है, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ सकती है। सपोज फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक क्या है, सेल्स क्या है, परचेज क्या है, स्टॉक एंड बॉन्ड्स डिटेल्स, ये सब ले सकते हैं। सेल्स में देखेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल क्या है, सेल्स इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी प्राइसिंग, डिस्काउंट, कस्टमर डिटेल्स, ये सब अगर आप कोई सेल्स की डेटाबेस के ऊपर या उस टेबल्स पे काम कर रहे हैं। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप देखें तो वहां पर आप ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स है, स्टॉक डिटेल्स है, सप्लायर, ऑर्डर, परचेज, डिलीवरी। ये देखिए ये वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जब आप काम करते हैं किसी फील्ड में तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आता है कि यार मुझे ये भी तो स्टोर करना है। अगर मैं कहता हूँ आप अपने घर में अगर आप देखें बहुत सारी चीजों को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप एक टेबल बना करके डेटा को स्टोर करते हैं कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं, कुछ भी आप, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आएगा कि क्या क्या फील्ड्स मेरे पास होने चाहिए, क्या क्या कॉलम्स मेरे पास होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो स्टूडेंट की डिटेल है, कोर्स डिटेल है, टीचर की डिटेल है, स्टाफ की डिटेल है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, या फिर कॉलेज एंड ग्रेड इंफॉर्मेशन है। ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग फील्ड में आप क्या क्या कॉलम्स ले सकते हैं, बस हम लोग यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे थे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम फाइल सिस्टम, जो हमने पहले डिस्कस करी थी, उसको आप बदलना चाह रहे हैं डीबीएमएस में। एक फाइल है जिसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पर फ्लैट फाइल। ठीक है, बेसिकली आपके पास कॉमा सेपरेटेड ही होती है, लेकिन फिर भी इसको मैंने टेबुलर फॉर्मेट में रखा है, एटलीस्ट हमको समझ में तो आया है क्या। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक किसी स्कूल की सपोज की कुछ इंफॉर्मेशन रख रहा हूं मैं, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है, SID है 120, उसका नाम है तुषार, उसकी क्लास है 12th, वो CHB में रहता है, उसका फोन नंबर ये है, और उसको जो टीचर पढ़ाता है उसकी ID है 01, और टीचर का नाम है मिसेस पल्लवी, और ये सपोज उनके फोन नंबर है, डमी फोन नंबर है, ऐसी कुछ लिखा है मैंने। ऐसे ही 334 है जिसका नाम लवीना है, जिसकी क्लास 11th है, जो पावटा में रहती है, उसका फोन नंबर ये है, उसको जो टीचर पढ़ाता है उसकी ID 2 है, और उसका नाम है यहाँ मिस्टर मंथन, और उसका ये एक फोन नंबर। ऐसे ही फिर अपने पास ये जो स्टूडेंट है जिसका नाम वैभव है, इसकी क्लास 10th है, ये रातानाडा में रहता है, इसका फोन नंबर ये है, इसको जो टीचर पढ़ाता है उसकी भी ID क्या है 1, जैसे कि इसकी थी वैसे इसकी 1। ये भी वही जो टीचर है वो इसको पढ़ा रही है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ही है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोस्तों ये पल्लवी 2 बार आ रहा है, मंथन 2 बार आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट हो रहे हैं, टीचर ID रिपीट हो रही है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस टेबल को यानी कि ये जो आपके पास फ्लैट फाइल है, इसको अगर आप चाहते हैं कन्वर्ट करना किसमें, डेटाबेस में, तो हमको यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक तो टेबल, ठीक है, एक तो मैं टेबल यहाँ पर बनाऊंगा इतनी, इस वाली टेबल को मैं अलग रखूंगा, ठीक है, ये एक अलग टेबल है, और ऐसे ही दोस्तों ये वाली जो है वो एक अलग टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो दूसरी टेबल है उसके अंदर मैं इसको भी ऐड कर लूंगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि वैभव को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, तो वैभव के टेबल के अंदर मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 01, और उसके बाद दूसरी टेबल में जाके देखूंगा 01 टीचर जो है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, पल्लवी। ऐसे ही अगर मैं ये देखना चाहता हूँ योगिता के बारे में, योगिता को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, जिसकी आईडी 2 है, और दूसरी टेबल में जाके देखूंगा 02 कौन है, मिस्टर मंथन। तो इस तरीके से अगर अपन एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो दो अलग अलग टेबल बनानी पड़ जाएगी, एक टेबल वो जो स्टूडेंट की है और एक टेबल वो जो टीचर की है, और इसमें 01 देख करके आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते होंगे शायद कि बबीता को कौन सा टीचर पढ़ाता है। दोस्तों बबीता को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दें अगर आपको ये समझ में जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में जो बबीता है, इस बबीता को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, वो नाम आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर समझ में आया है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइंड में बहुत सारी बातें रखनी पड़ेंगी जिसके बेस पर आप अपने फ्लैट फाइल सिस्टम को डीबीएमएस में कन्वर्ट कर पाएंगे। In order to convert from a flat file to a relational database, keep in mind that क्या है, do not store all the data in the same table। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, वो डेटा जो ये पल्लवी वाला था या मंथन वाला था या सुरेश वाला था, वो सब अपने पास सेपरेट फाइल में होगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज डेटा की डुप्लीकेसी बढ़ती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं तो डू नॉट स्टोर ऑल द डेटा इन द सेम टेबल। तो फिर क्या करें, ठीक है, इसी टाइप से है, रिपीटेड डेटा इज मूव्ड इनटू इट्स ओन टेबल। अगर कोई डेटा आपका रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ टीचर्स का डेटा रिपीट हो रहा था, तो उसको टीचर का डेटा अलग डाल दें आप और स्टूडेंट का डेटा आप अलग रखें, ठीक है। और उसमें कोई कॉमन फील्ड आप ले लें जिसके थ्रू हम उस वाली टेबल से भी डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सेपरेट टेबल्स दिस वे आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन फील्ड। हम क्या करेंगे, उन दोनों टेबल के अंदर कोई कॉमन फील्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था पिछले एग्जांपल में, हमारे पास क्या था, टीचर आईडी। टीचर आईडी इसमें भी है और ये टीचर आईडी इसमें भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सेपरेटेड टेबल दिस वे आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल। दिस वे ऑफ लिंकिंग टू टेबल्स इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो इन टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप हो रही है वो किसके बेस पर हो रही है, टीचर आईडी के बेस पे। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं मिस्टर मंथन किसको पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहां जाकर के देखता हूं मिस्टर मंथन जिनकी टीचर आईडी 2 है, 2 अगर यहां पर है तो ये किसको पढ़ा रहे हैं, लवीना को, और अगर 2 यहां पर है तो ये किसको पढ़ा रहे हैं, योगिता को, ठीक है। दो स्टूडेंट्स को इस टेबल के अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स क्या अपन डिस्कस करें। अब दोस्तों हम लोग यहाँ आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं वो है डीबीएमएस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात करेंगे, जो दोस्तों सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए भी और हमारी नॉलेज के लिए भी। इससे पहले वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था अभी वाला, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट्स आप डिस्कस करें ये सीरियसली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो है आपके पास डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का मतलब होता है जो कुछ भी आपके डेटाबेस में वो सब कुछ आपके स्कीमा में आएगा। स्कीमा मतलब जो भी व्यू आपके सामने आ रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो भी कॉलम्स बनाए हैं, जो भी इसकी डिजाइन है, किस टाइप से आपका डेटाबेस बन रहा है, किस टाइप की टेबल्स आपके पास बन रही है, वो सारी चीजें। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द डिजाइन, ठीक है, ऑफ अ डेटाबेस। आपके डेटाबेस की, आपके टेबल का स्ट्रक्चर, उसकी जो डिजाइन है, वो सब उसके स्कीमा में आएंगे। इट रिप्रेजेंट्स डेटाबेस टेबल्स, ठीक है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, लाइक
टेबल के कितने फील्ड्स होंगे, जैसे इसमें आपको 1 2 3 4 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। इसी टाइप से देयर टाइप्स, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, जैसे इसमें सपोज 1 2 3 आ रहा है, इसके अंदर XYZ आ रहा है, इसके अंदर आपने लिखा है 1205 और सपोज 19, मैं लिख देता हूँ 1999। तो ये फॉर्मेट जो आपके पास है, ठीक है, किस टाइप का डेटा होगा, उसके टाइप, उसकी साइज क्या रहेगी, कितना डेटा लिख सकते हैं, उसके दूसरे फॉर्मेट्स क्या क्या होंगे, और कुछ अगर अदर रूल्स हैं वो सब कुछ इसके अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब आपके डेटाबेस में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ आपके पास डेटाबेस स्कीमा का एक पार्ट होता है। ठीक है, विद इंटर टेबल रिलेशनशिप भी आपके पास इसी का ही पार्ट है। इसके अलावा कह सकते हैं स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल, आप इसको विजुअल या फिर लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। विजुअल आर्किटेक्चर कैसा होगा, बैकग्राउंड में किस किस तरीके से सारा काम है, तो लॉजिकल आर्किटेक्चर कैसा होगा एक डेटाबेस का, ये सभी आपके पास क्या कहलाता है, स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब है आपके डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिजाइन है, चाहे वो टेबल से रिलेटेड रूल्स है, कुछ भी है, वो सब क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस स्कीमा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है इंस्टांसेस। इंस्टांसेस का मतलब क्या हो गया भाई, आज अगर मैं बात करता हूं मेरे यूट्यूब पे सपोज इतने 1000 सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है आज से 2 महीने बाद और ज्यादा हो सकता है, 4 महीने बाद और ज्यादा हो, आज जो है कल उससे और ज्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये करंट स्टेट कहलाती है। क्या कहलाता है, करंट स्टेट। क्या है आपके पास डेटाबेस का स्टेट क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टांस। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। एन इंस्टांस इज ऑल्सो कॉल्ड अ करंट स्टेट। ठीक है, और आप इसको डेटाबेस स्टेट भी कह सकते हैं। द डेटाबेस स्कीमा दैट डिफाइंस वेरिएबल इन टेबल, ये क्या बोल रहा है डेटाबेस स्कीमा के बारे में, डेटाबेस स्कीमा दैट डिफाइंस वेरिएबल इन टेबल्स व्हिच बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस। ठीक है, जो ये बता रहा है डेटाबेस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी बातें वहां कर रहे थे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये सारी बातें अपने पास किसमें थी, डेटाबेस स्कीमा में, स्पेसिफिक डेटाबेस। द रिकॉर्ड ऑफ दिस वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आर कॉल्ड द इंस्टेंस। जैसे अगर मैं बात करता हूं, इसमें अलग अलग कॉलम्स अपने पास बने हुए थे, लेकिन रिकॉर्ड जो है हो सकता है आज इसके अंदर 2 रिकॉर्ड होंगे, कल इसके अंदर 1 रिकॉर्ड और ऐड हो जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद इसके अंदर और भी रिकॉर्ड आपके ऐड हो जाए। तो ये टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आर कॉल्ड द इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस इंस्टांस का मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर शॉर्ट में कहें तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आज कुछ और है कल कुछ और हो सकते हैं। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का जो एक नंबर है वो शायद कल कुछ और ज्यादा हो सकता है। तो वो जो आपके पास कहलाते हैं नंबर्स, उसको अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, इंस्टांस। ठीक है, दस डेटाबेस इंस्टांस कैन चेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वो चेंज भी हो सकते हैं। वेयर एज अ डेटाबेस स्कीमा इज यूजुअली स्टैटिक और फिक्स्ड। अब देखिए, ये अगर 4 कॉलम है तो 4 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके चेंज हो सकते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं या आपकी स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स के नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल लिख के लानी, तो बस 4 चीजें चाहिए। एक 5वां हो सकता है, आप सीरियल नंबर ले लें, 5 फील्ड ही है, तो ये तो क्या हो गया, उसका स्कीमा हो गया। लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, शायद मैंने आपसे कहा कुछ बच्चों के लेके आए, आपने 2 लिए, फिर आपको 2 बच्चे और दिख गए, आपने उसका भी डेटा डाल दिया, फिर आपको 5 बच्चे और मिल गए, आपने उसका भी रिकॉर्ड डाल दिया। हो सकता है किसी इवेंट के लिए आप नाम ले रहे थे, आज आपने 4 लोगों के नाम लिखे, थोड़े दिनों बाद या थोड़ी टाइम बाद में कुछ और स्टूडेंट आते हैं, वो आपको कहते हैं भैया मेरा भी नाम लिख दीजिए, तो उस टाइम पर क्या होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस इंस्टांस। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जो कि चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपके ये जो इसके जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, ये क्या है, आपके पास स्टैटिक है, फिक्स्ड है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मेटा डेटा। मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी, ये है क्या, ये समझते हैं। देखिए, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ऐसे एक टेबल बनाता हूं, इसमें जाके लिख देता हूं रोल नंबर और इसमें जाके लिख देता हूं नेम, ठीक है, और इसी टाइप से जाकर के लिख देता हूं इसमें एज। ठीक है, एक साथ में और लिख देता हूं मैं, इसमें जाके लिख देता हूं वेट, उनका वेट क्या है,
देखिए रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, नेम है किसी का, सपोज अमन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, भव्या ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और छवि ले लेता हूं यहाँ पर। और उनकी जो एज है, सपोज दोस्तों 17 है, 16 है, 17 है, और इसी टाइप से उनका जो वेट है सपोज कि 52.78 है, या इसका मैं वेट मान लेता हूँ सपोज 58.52 है, और यहाँ पर अपन लेते हैं 61.18, ऐसे कुछ भी मान लो। तो ये अपना क्या है दोस्तों, डेटा है। ठीक है, क्या है ये, डेटा है। लेकिन ये डेटा खुद किस टाइप का डेटा है ये कह रहा हूं मैं। जैसे रोल नंबर 1 2 3 तो डेटा हो गया, लेकिन रोल नंबर किस टाइप का होगा दोस्तों, ये होगा इंटीजर टाइप का, मतलब न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। यानी कि 1 2 3 4 ये इंटीजर है। यहाँ नेम में देखेंगे तो ये किस टाइप का डेटा है, ये सब कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास कैरेक्टर टाइप हो गए। इसी टाइप से एज अगेन आपके पास इंटीजर आ जाएगी। ऐसे ही वेट है आपके पास जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोट टाइप का डेटा है। तो ये जो आपका कंप्लीट डेटा है, इस डेटा का खुद का भी क्या टाइप है, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में भी जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा क्या है ये याद रखना, शॉर्ट लाइन है, मेटा डेटा रेफर्स टू data about data. In a DBMS context, the data in a table have certain properties and attributes. ठीक है, एग्जाम्पल में देखें सच एज द टाइप, उस डेटा का टाइप क्या होगा, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, कुछ और है, उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमम आप इसमें कितने डाल सकते हैं, 10 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर डाल सकते हैं, तो वो उसकी लेंथ है। उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं ऑफ द कॉलम्स, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो सब आपके पास क्या कहलाएगा, मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन अ डेटा डिक्शनरी। बेसिकली किस टाइप का डेटा है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एज, वो सब फिर वापस क्या कहलाती है, उसकी डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी क्या है ये देख लेते हैं। तो डेटा डिक्शनरी कंटेन्स metadata such as the definition of all schemas objects in the database, जैसे आपकी टेबल, आपका व्यू, आपके इंडेक्सेस, और भी जो दूसरे आपके पास डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन, उन सभी की डेफिनेशंस को अपन क्या बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी। अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन लाइक उसका स्पेस कितना मिल रहा है मेमोरी में, 5 MB का डेटा है या 50 MB का डेटा है, वो सब कुछ, उसमें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते, जैसे कई बार आप देखते होंगे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें अगर कंट्री का जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने इंडिया रखा हुआ है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है। ऐसे ही हो सकता है जेंडर के अंदर उन्होंने मेल डाल रखा है, या फिर अगर अपन बात करते हैं तो हो सकता है कि वहां कोई सिटी उन लोगों ने फिक्स कर रखी होगी, यही सिटी है। मान लेता हूँ एक इवेंट है जो जोधपुर में ही हो रहा है, तो मोस्टली मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो सपोज जोधपुर से रिलेटेड है, तो मैं वहां पर उस फॉर्म में पहले से कुछ फिक्स डेटा डाल सकता हूं। मैं कैटेगरी जैसे कि जनरल कैटेगरी फिक्स डाल सकता हूं, अलग अलग टाइप के फॉर्मिंग की बात कर रहा हूं। तो उसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना चाहते हैं अपने कॉलम्स की। इसी टाइप से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो अपने पास में यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप बता सकते हैं, यूजर्स के नेम आप बता सकते हैं, प्रिविलेज अगर कोई है, कोई आपके पास रोल्स है, ये सारी जो चीजें आप बताते हैं वो सब आपके पास क्या कहलाता है, डेटा डिक्शनरी। इसी टाइप से नेक्स्ट जो अपने पास है वो है डेटा के कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब हो गया रूल्स। बेसिकली क्या कहूंगा, कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, अगर कोई फॉरेन की है तो वो कैसी हो। एक कॉलम के अंदर क्या आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यानी नॉट नल का मतलब क्या है, ब्लैंक। आप उसमें ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर मैं एक फॉर्म बना रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर स्टूडेंट का नाम ही नहीं लिखा है, तो फिर तो आप, जैसे आपने देखा होगा खूब सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म या ऑनलाइन जो भी आप फॉर्म भरते हैं, या आपने कुछ एप्स वगैरह यूज करते हैं जिसमें स्टार बना होता है, मैंडेटरी है ये फील्ड, तो आपको भरना ही भरना है। ठीक है, तो वो उसका मतलब है अगर आप नहीं भरेंगे तो क्या होगा, आगे प्रोसेस होगा नहीं, तो उसका मतलब है उसमें बैकग्राउंड में क्या लिखा होगा, नॉट नल, ये खाली नहीं हो सकता, वो प्राइमरी की है या नहीं, वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, वो चेक हुई है कि नहीं हुई है। ऐसी सारी की सारी आप इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आपके पास होते हैं। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशंस सो दैट ओनली वैलिडेटेड, या जो आपके पास में इंफॉर्मेशन जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, वैलिडेट करने के बाद
एंड रिक्वायर्ड डेटा इज स्टोर्ड। जो डेटा आप कह रहे हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपका डेटा है तो ही वो डेटा स्टोर किया जा सकेगा। द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ अ डेटा आर डिफाइंड वाया डेटा कंस्ट्रेंट्स। डेटा कंस्ट्रेंट्स के थ्रू ही आप अपने रूल्स बताते हैं। अ डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन वैलिड डेटा। ये बताते हैं कि भाई ये वैलिड डेटा ही होना चाहिए, इस कॉलम में इस टाइप का डेटा है कि इसमें इंटीजर ही आना चाहिए, इसका फॉर्मेट ये रहना चाहिए, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू आपकी डिफॉल्ट रहनी चाहिए, मतलब कोई यूजर नहीं डाल रहा है तो क्या वैल्यू रहे, वो वैल्यू चेक हुई है कि नहीं, यूनिक है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स मैं आपको आगे MySQL में भी बताऊंगा, लेकिन अपन यहाँ एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स में कंस्ट्रेंट्स हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास होती है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है, कमांड। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेरी लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है सारे फील्ड्स किसी टेबल में से, जैसे फ्रॉम मैं लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की मेरे पास एक टेबल होगी और उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है वो सारे के सारे हम लोग देख सकते हैं। तो टेबल से रिकॉर्ड लेने के लिए आपने कमांड लिखा है, ऐसे ही भेजने के लिए आप यहाँ एक क्वेरी लिखते हैं, उसका नाम है इंसर्ट इनटू, और फिर टेबल का नाम जैसे कि स्टूडेंट है आपके पास, और फिर आपके पास कॉलम है, वैल्यूज लिख के आप सारी वैल्यूज बताते हैं। कहने का मतलब है कि डेटाबेस में डेटा भेजना है, मतलब टेबल में डेटा भेजना है, डेटा लेना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा डिलीट करना है, कुछ भी काम करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ कमांड्स, और इन कमांड्स को अपन क्या बोलते हैं, क्वेरी। अ क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। एक सर्वर पे जो आपका डेटाबेस पड़ा है, उस डेटाबेस के अंदर अगर आप कुछ डेटा ऐड या डिलीट या अपडेट या फिर आप इंसर्ट कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक क्वेरी लिखते हैं, आप एक कमांड लिखते हैं, ठीक है। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जनरली आप यहाँ एसक्यूएल कमांड्स को यूज करते हुए ही आप अपना कमांड या अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अब ये एसक्यूएल क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज है क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर क्वेरीज। क्वेरीज के लिए आपके पास यहाँ पर एक लैंग्वेज बनी है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, और इसमें हम अपनी क्वेरी यानी कि कमांड लिखते हैं। इसी टाइप से क्वेरी कैन बी इधर सेलेक्ट क्वेरी हो सकती है। सेलेक्ट क्वेरी मतलब डेटाबेस में डेटा पड़ा है, आपको उठा के लेके आना है, और एन एक्शन भी हो सकता है, जैसे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इस टाइप से। तो एक सेलेक्ट क्वेरी हो गई, एक एक्शन क्वेरी हो गई, यानी इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब कुछ, ठीक है। अ सेलेक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। एक या एक से ज्यादा टेबल्स से अगर आप डेटा को फैच करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट क्वेरी लगा देते हैं। जबकि एक्शन क्वेरी क्या करता है, चेंज कर सकता है, यानी कि अपडेट कर सकता है, या एक रिकॉर्ड को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारे काम हमारी एक्शन क्वेरी करती है। आई थिंक ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा क्वेरी क्या होती है। इसी टाइप से हम बात करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन के बारे में। तो देखिए ये तो बातें थी क्वेरी के बारे में। क्वेरी में आपके पास मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन क्या होता है अगर अपन बात करें, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि ऐसी कुछ क्वेरीज भी होती है जिसके थ्रू आप अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा को चेंज करना, डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। और डेटा मैनिपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। डिस्कस एज पार्ट ऑफ क्वेरी, जो कि हमने क्वेरी वाले पार्ट में डिस्कस किया है। डेटा मैनिपुलेशन टेक प्लेस व्हेन द डेटा इज इन टेबल इज इंसर्ट, अपडेट और डिलीटेड। आई थिंक दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा डेटा मैनिपुलेशन क्या है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के इंजन के बारे में। इंजन का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, चलाने वाला। जैसे ट्रेन का इंजन है, हर मशीन का एक इंजन है, वैसे डेटाबेस का भी एक इंजन है। इंजन क्या हो गया, अपने आप में एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, हमारे पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों कुछ क्वेरीज के थ्रू उस डेटा को डिलीट या दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। बेसिकली आप इसको अ सेट ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हैं दैट अ डीबीएमएस यूजेस टू क्रिएट
अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना अपने डेटा को डेटाबेस में से, तो आप यहाँ पर ये सारे काम किसके थ्रू कराते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और बेसिकली उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंजन। दोस्तों डेटाबेस इंजन जो है फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दो इसके कह सकते हैं कि टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक है द स्टोरेज इंजन और दूसरा है क्वेरी प्रोसेसर। अब स्टोरेज और क्वेरी प्रोसेसर क्या है, स्टोरेज का काम है दोस्तों, स्टोरेज इंजन क्या काम करता है, हमारे डेटाबेस में डेटा को लिखता है। इट मींस यहाँ पर डेटा को कह सकते हैं वहां स्टोर करवाने का काम, यानी कि हमारे डिस्क में हमारा जो स्टेबल मीडिया है, ठीक है, स्टेबल मीडिया या डिस्क में डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, वो सारा काम ये करता है। राइट डेटा टू एंड रिट्रीव डेटा, वहां पर आपको टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने का काम या वहां से वापस फैच करने का काम कौन करता है, स्टोरेज इंजन। जबकि क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, ये हमारे एक्सेप्ट करता है, पार्स करता है और एग्जीक्यूट करता है जो भी हमने अपने एसक्यूएल के कमांड लिखे हैं। तो दोस्तों हमारा जो कमांड होता है उस कमांड को एग्जीक्यूट तो कौन करता है, क्वेरी प्रोसेसर, और क्वेरी प्रोसेसर से जो रिजल्ट आता है वो कहाँ जाता है, हमारे डिस्क पे, स्टोरेज इंजन के पास, और स्टोरेज इंजन उस डेटा को स्टोर या फिर रिट्रीव करवाने का काम करता है। आई थिंक दोस्तों सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इस टाइप से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करा है। आई होप दोस्तों सभी के सभी टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ चुके होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जो भी पॉजिटिव कमेंट आप करना चाहें मेरे लिए, इस चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए, वो आप जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।